अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और जैसे कि हमने अनाउंस किया था पहले, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, स्टैंड ऑफ हुआ है, उस हवाले से। और आपको मालूम है कि वहाँ पे टेंशन की सिचुएशन है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि उससे कंसर्न्ड है। पाकिस्तान भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, और इंडिया में तो काफ़ी लोग परेशान भी हैं इस हवाले से। होगा क्या, आगे क्या होगा, ये स्टैंड ऑफ जो है इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो ये एक परेशानी की सी सूरत हाल है। तो हमने सोचा कि हम आज भारत ही क्यों ना चलें और भारत में जाके हम बात करें डिफेंस एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर प्रवीण स्वानी साहब के साथ। और मेरी बहुत खुश नसीबी है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अभी आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये हैं जनाब डॉक्टर प्रवीण स्वानी साहब। डॉक्टर प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और खासतौर पे इन हालात में कि जहाँ पे बहुत टेंशन है और आप लोग बहुत बिजी हैं, आपने इसका थोड़ा सा भी टाइम जो है मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो शुरू करते हैं। इस तरह पहले सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन करा दूं कि आपका ताल्लुक भी भारतीय फौज से रहा है, आप एक्स इंडियन आर्मी हैं, और इसके अलावा आप एडिटर हैं फोर्स मैगजीन के, जो कि बहुत ही अच्छा मैगजीन आप निकालते हैं। हैट्स ऑफ टू योर टीम। और फिर आप को ऑथर हैं गजाला वहाब साहिबा के साथ एक बुक के, जो कि ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप के नाम से है, मैनेजिंग चाइना थ्रू मिलिट्री पावर। दूसरी आपकी बुक है द डिफेंस मेकओवर, 10 मिथ्स दैट शेप इंडियाज इमेज। और फिर जो भी आपकी बुक आने वाली है वो है वॉर्स इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर दिस सेंचुरी। तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स आपकी अभी तक आई हैं, और जो आएगी मेरा ख्याल है कि वो भी एक ब्लॉकबस्टर होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज से कई साल पहले हम लोग, मैं जब मास्टर्स कर रहा था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, तो वहां पे हमें पढ़ाया जाता था उसका क्लॉजविट्स के बारे में, जो जनरल क्लॉजविट्स के बारे में। तो वो हमें बताया जाता था कि उसकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और उसमें खासतौर पर उसकी जो एक कोटेशन थी वो ये थी कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। अगरचे ऑल्दो ये जो हमारे कुछ जर्मन हैं उन्होंने ये कहा कि बाय अदर मीन्स उसकी जो ओरिजिनल बुक है उसमें नहीं था, लेकिन एनीवे। तो मुझे थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताएं कि कैन यू वॉक अस थ्रू द होल जेनेसिस एंड योर एनालिसिस ऑफ दिस स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि द वे चाइना थिंक्स इज नॉट द वे पाकिस्तान थिंक्स और इंडिया थिंक्स। जैसे आपने अभी बोला कि हमारे यहाँ सोच ये है कि वॉर इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारी सोच ये है कि जहाँ पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है और पॉलिटिक्स से आपको कोई हेडवे नहीं मिल रहा है, देन यू गेट इनटू अ वॉर टू गेट द अदर साइड टू द नेगोशिएटिंग टेबल। चाइनीज की ये थिंकिंग नहीं है। चाइनीज को, मैं उनकी थिंकिंग को पिछले 30 साल से बहुत करीबी से देख रहा हूँ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की थिंकिंग को, उनकी थिंकिंग में क्या होता है कि वो बातचीत और मसल शो, अपना वो मसल भी दिखाते रहेंगे साथ साथ, और बातचीत भी कर सकते हैं कंफर्टेबली, जो हम लोग नहीं कर पाते। हम या एक चीज करेंगे या दूसरी करेंगे, उनके साथ ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसमें क्या फर्क है कि वो कभी भी किसी भी वॉर को ये नहीं देखते कि ये जीतना है और हारना है। उनके गेम में ये कभी नहीं होता कि हमने इनको यहाँ पे हरा दिया, वहां पे हम जीत गए, नहीं। उनके गेम में ये होता है कि हम साइकोलॉजिकली इनको कैसे घेर लें, इनके ऊपर प्रेशर डालें कि बिना लड़ाई करे हुए ही जो हमें हासिल करना था हम उसको हासिल कर लें। तो ये दो खास फर्क है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही जो फर्क है, ये जो अभी चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमें इसको, मैं इसको इन दो फर्कों से, विद दीज टू डिफरेंसेस, आई ट्राई एंड सी कि पीएलए क्या करना चाह रही है। ठीक तो ठीक ये एक बैकग्राउंड हुआ। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर स्वानी, अगर हमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि जिस तरह हम इसका शुरू से बैकग्राउंड देखते हैं, चाइनीज ने काफी देर कोशिश भी की कि ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको जरा टैकल भी किया जाए। चो इन लाइन ने लेटर लिखा, वो भी आपको याद है। उसके बाद मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और भी होते रहे। ये जो अभी सिचुएशन बनी है, ये जो लद्दाख का बॉर्डर है, ये तो बॉर्डर कभी था ही नहीं। ये तो फ्रंटियर के तौर पर इसको हम देखते रहे हैं। तो अब चाइना के अंदर आने के बाद जब वहां पे एक बॉर्डर की बाउंड्री नहीं है, तो फिर इंडिया का जो ये कहना है कि जी आपने यहाँ पे क्रॉस करके आप अंदर आ गए हैं, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है?
देखिए, इसमें ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं कि वहां पर बॉर्डर कभी था नहीं, फ्रंटियर था, ये बात भी सही है। पर ये बात आप कर रहे हैं 1950 की, जी और 1950 में, उससे पहले जब ब्रिटिशर्स गए थे तो फ्रंटियर था। 1950 में हिंदुस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। जी उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियरली कहा गया था कि जो हमारा बॉर्डर लद्दाख के साथ है, जी वो जो है अनडिफाइंड बॉर्डर है। पर उसके बाद दो अहम चीजें हुई हैं। पहली ये चीज हुई है कि 1962 की वॉर हुई। इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई 1962 में। तो जब वो लड़ाई खत्म हुई, जो उनकी क्लेम लाइन थी चाइनीज की, जी वो उनकी क्लेम लाइन बन गई। और उन्होंने ये कहा कि हम इस क्लेम लाइन से पीछे जा रहे हैं 20 किलोमीटर, पर ये हमारी क्लेम लाइन है। ठीक उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1993 में दोनों मुल्कों ने एक एग्रीमेंट किया, जिसको बोलते हैं द एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वालिटी। ठीक इसमें दोनों ने ये कहा कि ये जो पूरी हमारा बॉर्डर है, हम इसको अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलेंगे, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में एक मिलिट्री लाइन होती है। ठीक तो अब आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, 1950 में अनडिफाइंड बॉर्डर था। जी उसके बाद 1962 में चाइनीज ने अपनी क्लेम लाइन बना ली लद्दाख में, कि ये ठीक हमारी लाइन है। और 1993 में दोनों मुल्कों ने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम इसको आगे पीछे नहीं हो जाएंगे, जिससे कि वी वांट टू मेंटेन पीस हियर। जी अभी क्या हुआ है कि जो चाइनीज है, वो उस जो 1993 की लाइन थी, उसके आगे आ गए हैं टुवर्ड्स द 1962 क्लेम लाइन, ठीक और बहुत ज्यादा तादाद में आ गए हैं। तो सारा मसला यहाँ फंसा पड़ा है कि दे हैव कम इन वेरी लार्ज नंबर। ठीक लोग इसको एस्टिमेट कर रहे हैं 10,000 से 15,000 तक अंदर आ गए हैं। वो अपनी क्लेम लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं चाइनीज कि हम अपनी टेरिटरी पर ही हैं, जी क्योंकि उनके हिसाब से उनकी टेरिटरी उनकी क्लेम लाइन है 62 की। ठीक है और ठीक है। उनके और ये पीछे उन्होंने, जी बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि बिल्डअप उन्होंने किया है, ये तो बिल्डअप तो वो डोकलाम के बाद 200,000 लोग तो उनके ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। तो ये क्या नया बिल्डअप तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए, अभी उन्होंने पहली बार क्या किया है, डोकलाम के बाद उन्होंने बहुत सारी ट्रूप्स ले आए तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। वहां उनकी ट्रेनिंग करते रहे, सब कुछ होता रहा। अभी उन्होंने क्या किया है, पहली बार एस्टिमेट लगाया जा रहा है करीबन 1 से 3 या 4 किलोमीटर अंदर, जो 93 की जो लाइन जिसपे वो अग्री करे थे, जी वो उससे अंदर आ गए हैं। और अब वो कह रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है, क्योंकि ये हमारी क्लेम लाइन थी 1962 की। तो ठीक आप हमारी टेरिटरी पे हट जाइए। तो सारा मसला यहाँ फंसा पड़ा है इस समय। वो जो थ्री की, वो उसको इस समय नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो कभी लाइन थी ही नहीं, वो एक ठीक कॉन्सेप्ट था। ठीक है जो लाइन थी वो कहते हैं 62 की थी। ठीक जब हम गए थे लड़ाई से, हम वो जीते थे इस लड़ाई में, हाँ एंड व्हेन दे विड्रू, तो कहते हैं कि साहब हम तो अपने एरिया में हैं, आप हमारे एरिया में बैठे, तो आपका जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है आप इसको हटाइएगा। अब यहाँ पे सारी बात है फंसी हुई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सानी, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जब शुरू की थी बात, तो आपने ये बताया था कि जिस तरह हम सोचते हैं इंडिया और पाकिस्तान, चाइनीज नहीं सोचते। और मुझे अभी मैं देख रहा था आपका एक ट्वीट, और मैं वो अब पढ़ के सुना देता हूँ। आपने लिखा है कि चाइना विद इट्स मिलिट्री पावर कंट्रोल्स नैरेटिव, इंडिया टोटल डिफेंसिव posture at talks and ground, India will be looking for tactical gains which China will concede so long its जो strategic objectives हैं वो met हो जाएंगे। तो लेसन इसमें आप ये कह रहे हैं कि नो निगोशिएशंस विदाउट मसल। तो मुझे ये बताएं, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मसल की जो बात कर रहे हैं, मसल तो उन्होंने दिखा दिया है। तो अब क्या आप समझते हैं कि जो इंडियंस हैं, उनका जो हमारा जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या टेक्निकल लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है जो उन्होंने कुछ दे दिया छोटा मोटा वो ले लें? देखिए, इसमें ऐसा है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइनीज आर वेरी कंफर्टेबल, वो बातचीत भी साथ साथ कर सकते हैं
और मसल भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो अभी ग्राउंड पे उन्होंने क्या किया है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे आ गए हैं अपनी क्लेम लाइन की तरफ, और वो कह रहे हैं कि साहब वो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हटाइए आप यहाँ से। साथ साथ बातचीत चल रही है एट द डिप्लोमेटिक लेवल। ठीक। डिप्लोमेटिक लेवल जो है वो बात मीडिया में नहीं आ रही है। जी। वो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो वो चाहते हैं दैट इज देयर स्ट्रेटेजिक गेन्स। तो मुझे उम्मीद ये है कि 6 जून को एक मीटिंग हो रही है, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल। जनरल एक मीटिंग हो रही है। तो मुझे 90% उम्मीद है कि ग्राउंड का मसला हल हो जाएगा, और वो हल ऐसे होगा कि अगर जो चाहते हैं चाइनीज, जो उनके स्ट्रेटेजिक गेन्स वो चाहते हैं, अगर वो मान लिए गए एट द डिप्लोमेटिक लेवल, तब वो ग्राउंड पे ये चाहेंगे कि ठीक है, आप जो है अपना पहले हटाइए यहाँ से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा मोटा, फिर हम भी थोड़ा सा हटा देंगे। यू सी दे आर स्टिल क्लेमिंग दैट एरिया। तो वो एक विंडो दे देंगे इंडियंस को कि आप विक्ट्री डिक्लेयर कर लीजिए, क्योंकि उनकी एक्चुअल विक्ट्री थी स्ट्रेटेजिक गेन्स की, जो उनको चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने मसल दिखाया। तो देखिए ये ना, ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं चाइनीज, जो और कोई मुल्क नहीं करता। तो स्ट्रेटेजिक गेम्स की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए स्ट्रेटेजिक एम्स में क्या है कि डोकलाम के बाद अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे चाइना, जी हाँ, और वहां वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में को मिले थे वुहान में। जी हाँ, वुहान को। वुहान में जो मीटिंग हुई थी, जी। समिट मीटिंग, उसमें ये तय हुआ था कि एक वुहान कंसेंसस है। अब वुहान कंसेंसस का मतलब ये है कि हम कॉर्पोरेट। दोनों मुल्क जो है कोऑपरेशन करेंगे, हम राइवल्स नहीं होंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे। तो अभी उनकी ये सोच है कि जो इंडिया है काफी टाइम से राइवल की तरह बिहेव कर रहा है, और वो जो कंसेंसस था वो उसको तोड़ रहा है। तो कई उन्होंने इश्यूज हैं जो रखे होंगे डिप्लोमेटिक टॉक्स पर, कि साहब आप इन बातों को मानिए हमारी। यू सी उसमें अगर वो आधी बातें भी मान जाते हैं तो उनकी वो विक्ट्री हो गई, ठीक ठीक। क्योंकि उनको अगर स्ट्रेटेजिक गेन्स मिल जाते हैं, उनको देखिए अभी इस समय मिलिटरली दे आर पावरफुल। जो उन्होंने अभी किया है वो फिर कर सकते हैं। ये देखिए ना, उनके पास इस समय मिलिट्री मसल बहुत ज्यादा है। और मैं आपको एक कोट सुनाता हूं माओ सी तुंग की। जी हाँ, वो मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि माओ सी तुंग का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट जब भी आप जाएंगे बीजिंग में, जी वहां हाँ। टियानामेन स्क्वायर में लगा हुआ है। तो उनका ये कोट है, एवरीथिंग अंडर हेवन इज इन अटर chaos, द सिचुएशन इज एक्सेलेंट। इसका मतलब ये है, हाँ, मतलब ये है कि इस समय एवरीथिंग अंडर हेवन इज इन अटर chaos। अब देखिए दुनिया में पेंडेमिक है, हाँ। अमेरिका इज अंडर ट्रबल, यूरोप में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कह रहे हैं, माओ कहता है कि जब एवरीथिंग इज अंडर chaos अंडर हेवन, सिचुएशन इज एक्सेलेंट, दैट मींस देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। हाँ, तो ये तो ठीक है बिल्कुल ना? उसी मुताबिक ही चल रहे हैं। तो इनकी ये सोच है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हाँ, तो ये उस अपॉर्चुनिटी का इन्होंने फायदा उठाया है। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात की है, ये तो ठीक है, हमें नजर आ रही है कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। जो वे ची की जो गेम है वो भी वो खेलते रहते हैं, पिछले 2500 साल से खेल रहे हैं, तो शायद उसने उनको सिखा दिया है। लेकिन डॉक्टर सोनी, मुझे ये बताएं कि एक व्हाइट पेपर आया था, डिफेंस व्हाइट पेपर, जुलाई 19 में शायद, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि बेसिकली उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि यूएस जो है वो प्रोवोक कर रहा है कंपटीशन को, और फिर सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है ताइवान के हवाले से। फिर साथ ही उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि मल्टीलैटरलिज्म जो है ये इरिवर्सिबल है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूएस का जो यूनिलैटरलिज्म है वो डेंजरस है। साथ साथ उन्होंने उसमें डोमेन्स की भी बात की, अपने एयर लैंड एंड सी के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस की भी बात की। तो ये जो अब उसके साथ इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी टाइमलाइन सेट कर दी 2035 की भी और 2050 की भी। उसमें मॉडर्नाइजेशन भी कवर हो जाएगी और वो 2050 तक ग्लोबल वॉर्स जीतने के काबिल भी हो जाएंगे। तो ये जो इन्होंने सेट किया, अपनी टोन सेट की है, अपने टारगेट सेट किए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरे रीजन के लिए? देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है।
बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये जो है, चाइनीज ने 2015 में अपना लास्ट मिलिट्री रिफॉर्म पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पेपर जो था ये मिलिट्री रिफॉर्म का था। तो मिलिट्री रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है रीजन के लिए, क्योंकि वो किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, किन किन डोमेन में लड़ेंगे, ये रीजन को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो प्रेसिडेंट शी का फेवरेट पर्सनल पेट सब्जेक्ट है। और बेल्ट एंड रोड को उन्होंने रखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारे रीजन में पूरे एशियन, देखिए एशिया पैसिफिक में ले लीजिए आप, साउथ एशिया में ले लीजिए, जितने भी डेवलपिंग और लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, उन सब ने ज्वाइन कर लिया है बेल्ट एंड रोड को, क्योंकि हर मुल्क चाहता है प्रॉस्पेरिटी हो। उसमें क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ये, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाइनीज जो बनाएंगे, उसमें दे आर टॉकिंग ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है, हमारा पीएलए उधर है और आपके विद योर आर्मीज और योर सिक्योरिटी फोर्सेस हम एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बनाएंगे। तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा था रिफॉर्म्स की, दैट मीन्स इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये इतने अहम है रिफॉर्म्स, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, एंड दे हैव सेट द टाइमलाइन। दे हैव सेड दैट द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन विल बी कंप्लीटेड बाय 2035। मतलब वो उम्मीद करते हैं, उन्होंने एक टाइमलाइन लगाई है कि हम अगले 15 साल में आप देखेंगे कि पीएलए ऑलरेडी साउथ एशिया में आ गया है, जहां जहां बीआरआई है। तो ये पूरी जो सोच होगी वॉरफेयर की, जो हम आज सोच रहे हैं, वो उस समय ये नहीं होगी। एवरीथिंग विल चेंज इन अ वेरी ड्रामेटिक वे। जो बिकॉज हम इसलिए कह रहा हूँ, उसमें मैं पाकिस्तान को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की सोच बहुत लीनियर है वॉरफेयर के बारे में। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इट इज आर्मी लेड, कि साहब आर्मी आगे, फौज आगे होनी चाहिए, बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एयरफोर्स सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान आर्मी को, नेवी सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान आर्मी को। ये उनकी सोच नहीं है। उनकी सोच ये है, जी प्लीज गो अहेड, जी बोलिए। जी गो अहेड प्लीज। So you see, the point is that the whole concept of war will change, and because PLA will be part of BRI, they will bring the concept to South Asia also. And countries like India, unko, if they have to stay in the game, they have to start now before they start losing the time. See, as far as Pakistan is concerned, Pakistan is already in a cooperative, in a strategic partnership with China. उनकी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उनको उतना फायदा हो सकता है। ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे थे इसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, इसमें उन्होंने डॉक्टर सोनी ये भी बताया है कि मॉडर्नाइज वॉरफेयर जो है वो भी होगा। फिर साथ साथ जो भी वो बात करें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, फिर इंटेलिजेंट वॉरफेयर की बात करें, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की भी बात कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। सो दे कैन विन द वॉर विदाउट इवन फायरिंग अ शॉट। जी, तो इसमें ऐसा है कि देयर आर समथिंग कॉल्ड 11 और 12 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। जी, तो ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है, मैं हमेशा अपनी टेबल के सामने लगा के रखता हूं, मैं आपको पढ़ देता हूं। दिस इज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर, 5G telecommunications, space, hypersonic missiles, artificial intelligence, then direct energy weapons, autonomy, network communications, missile defense, quantum technologies. मैं इसलिए यहाँ लगा के रखता हूँ जिससे मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था कि वॉरफेयर जो है वो बदल रही है बहुत ज्यादा। जो आज अगर हम पाकिस्तान को इतना रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज इन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, तो उनको तो फायदा ही होगा। तो ये एक नई जो सोच है जो अमेरिकन समझ रहे हैं, विच इज वाई द अमेरिकन सी चाइना एज द बिगर थ्रेट।
ठीक है। बिकॉज चाइना ने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, रिसर्च कर रहा है, सो दे आर ट्राइंग टू मीट दैट टारगेट ऑफ 2035। ठीक। तो ये जो इसी में उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की बात की है डॉक्टर स्वानी, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है कि जो कि एमलगमेशन ऑफ साइबर स्पेस और वॉरफेयर का सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारा एमलगमेशन है इसमें, तो ये रॉकेट फोर्स के साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ये कितना इम्पैक्ट डालेगी और कितना इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन के ऊपर आ सकता है? जी, तो देखिए इसमें ऐसा है कि 6 डोमेन वो मानते हैं लड़ाई की है, हम मानते हैं सिर्फ 3 है। हम 3 मानते हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हुआ लैंड, आर्मी हो गई, सी नेवी हो गई, एयर एयरफोर्स हो गई। वी बिलीव इन 3 फिजिकल वर्ल्ड। वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा देयर आर 3 इन द वर्चुअल वर्ल्ड। और वो जो वर्चुअल वर्ल्ड की है, दे आर साइबर, देन दे आर स्पेस, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इटसेल्फ। इसको बहुत इन शॉर्ट आई कैन जस्ट टेल यू, सो देयर इज अ नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ वॉर, मतलब आप गोली नहीं चला रहे हैं, कुछ भी नहीं चला रहे हैं, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 है मुद्दे जो मैंने आपको बोला वर्चुअल वर्ल्ड में है, साइबर स्पेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पर क्या होता है, दिस कंसर्न्स कम्युनिकेशंस। आपके जैसे हम बात कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर्स है, स्पेस है, ये सारा कम्युनिकेशन जो होता है, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारा वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। उनके पास आज की डेट में इतनी काबिलियत है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करके आपके कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने जवानों के साथ, किसी के साथ, हवाई जहाज कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतनी स्ट्रांग है, तो फिर आप लड़ाई लड़ेंगे कैसे? तो बिना शॉट फायर करे हुए ये जो हम सोचते रहते हैं ना कि वो लड़ाई है, इसमें शहीद होना है, वो सब वक्त जा रहा है अब, जो हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि शहीदी तो बाद में होगी ना, जब आप बात ही नहीं कर सकते, लड़ेगा कौन जाकर? तो हम उस स्टेज पे ये पूरी बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं इतनी ज्यादा, वॉरफेयर एक अलग टोन ले रहा है जो हमारे रीजन में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, कि ऐसे होगा, उसमें कोई गोली बारूद नहीं चलेगा। ठीक जी। तो इसमें जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसमें अगर प्रवीण भाई मुझे ये बताएं कि अगर हम ये देखें कि जो चाइनीज प्ले बुक है, अगर उसको हम रीड करने की कोशिश करें, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दे वांट टू चेंज द स्टेटस को बदलना चाह रहे हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू ऑगस्ट 5 जो डिसीजन आया था। फिर ये भी शायद वो चाह रहे होंगे कि ऑल्टर द बैलेंस ऑफ पावर, और साथ साथ अपनी डोमिनेंस को भी असर्ट करना चाह रहे होंगे। तो लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एम्बिग्यूटी है, ये तो उनके एडवांटेज में नहीं है, क्योंकि आप देखें कि अगर वो दे कीप चेंजिंग देयर गोल पोस्ट एंड इफ दे कीप ग्रोइंग देयर स्पेस थ्रू ये जो हमारी जो इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा स्लाइस लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, तो ये तो उनके एडवांटेज आ रही है। और ये इस सिचुएशन में इंडिया के पास क्या चॉइसेस रह जाएंगी? देखिए इसमें ऐसा है कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि आप एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं, एक होता है द कैपेबिलिटी कि आपके पास इतना असला है, इतनी ताकत है कि आप बिना लड़ाई लड़े ही जो आपका ओपोनेंट है ही गेट्स कोअर्स्ड, वो सोचता है, ही गेट्स डेटर्ड कि भाई अगर मैंने लड़ाई लड़ी तो हार मेरी पक्की है, तय है, तो लेट मी टॉक विद देम। सो यू सी व्हाट दे आर डूइंग नाउ इज दे आर एक्सरसाइजिंग मिलिट्री कोअर्जन। अब जैसे ये इनके इतने बंदे आके बैठ गए, हिंदुस्तान जो हम कह रहे हैं हमारी लाइन में आके बैठ गए हैं, ये लड़ाई के लिए नहीं है। ये यही हमारे यहाँ गलत सोच है कि ये लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उधर ही खड़े रहेंगे, लड़ाई जो है वो साइबर में हो जाएगी। अगर चाइनीज को बढ़ाना होगा इसको, तो वो हमारे एटीएम्स, हमारे बैंक, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, देखिए इनमें अब साइबर एक बहुत बड़ी फील्ड बन गई है और उसमें इनको बहुत महारत हासिल ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 2012 में
अगस्त का शायद महीना था, मुझे इनवाइट किया था पीएलए ने एक ब्रीफिंग के लिए अच्छा अपने पीएलए हेडक्वार्टर्स में। सो वहां पे रात को डिनर में मेरे साथ उनके एक सीनियर कर्नल, जिसको हम ब्रिगेडियर रैंक बोलते हैं, वो जी सीनियर कर्नल है, वो बैठे थे। तो वो ही वाज पार्ट ऑफ द टीम जो कि यूएस के साथ बात कर रही थी अबाउट साइबर एस्पेक्ट्स। ठीक तो वहां बात चल रही थी। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड एंड माय इंटरेस्ट आल्सो ग्रू अप इन साइबर इशू, एंड ही मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। ही सेड nobody can win in cyber, so nobody should fight the cyber war. उसका रीजन ये है कि साइबर के अंदर किसने कहां पर बैकडोर लगा रखा है, किसका क्या मैलवेयर कोई डाल सकता है, क्या वो क्या काबिलियत है, आप वेपन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, साइबर वेपन आप कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या आप डिसरप्ट करेंगे, क्या साइबर में इतनी काबिलियत है। नॉट ओनली विल दे stop your communication, they can go and do physical damage also. That means they have a capability to go from virtual world to the physical world. देखिए ये स्टक्सनेक्स था, ये एक साइबर अटैक हुआ था 2010 में, जो या कहा जाता है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ये किया था ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस। ऑल्दो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अमेरिकन ने आज तक नहीं माना कि हमने किया, या ना इजराइलीज ने माना है, व्हिच मीन देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो एट्रीब्यूशन। देखिए ना आप इसमें इसकी सिफत देखिए, इसकी काम वो देखिए, खास बात देखिए इस लड़ाई की। और उन्होंने उनके सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय कर दिए। देखिए ना आप अगर बॉम्ब करते तो दुनिया को दिखता, अभी वो अंदर से ही खत्म कर दिया उनको, क्योंकि वो साइबर से उनके उसके अंदर हार्डवेयर को उन्होंने खत्म कर दिया। So these are the capability. This is the capability that they have. They can stop the satellites today. इनकी चाइना की आज की डेट में बहुत कैपेबिलिटी है इन द वर्चुअल वर्ल्ड। ये जो आप बता रहे हैं स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सब कुछ है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जून 6 की टॉक्स जो होने वाली है उनकी बात की, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वुहान कंसेंसस के हवाले से कुछ आगे बढ़ेंगे या नहीं? फिर अगस्त 5 का जो डिसीजन है वो रिवर्स होगा या नहीं होगा? व्हाट काइंड ऑफ कंसेशंस इंडिया विल मेक? जाहिर है कंसेशंस तो दोनों साइड्स पे कहीं ना कहीं तो आनी पड़ेंगी ना। फिर प्रॉपर बॉर्डर इन लद्दाख, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की? देखिए इसमें दो बातें हैं। इट इज आई थिंक गिविंग अ कंसेशन इज नॉट द राइट वर्ड। जी व्हाट दे आर सेइंग इज कि टॉक्स में आप वुहान कंसेंस जो वुहान कंसेंसस था ठीक, व्हिच वाज कोऑपरेशन, आप पार्टनरशिप, कोऑपरेशन पे आ जाइए, राइवलरी छोड़िए। ठीक So it will not be a concession. It will be getting India back to accept cooperation ठीक। through the use of force. You see, आर्म through the ट्विस्टिंग use of force on ground. आर्म मैंने ट्विस्ट आप करके। जी मैंने कहा ना ये कर सकते हैं चाइनीज, ये दोनों चीजें आपसे प्यार से बात भी करेंगे और आपको मसल्स भी दिखाते रहेंगे। अच्छा अगर उनको हासिल हो गया आधा या 3/4 व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन कोऑपरेशन, इंडिया मान लीजिए मान जाता है, ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम एक चीज ये एक्सेप्ट नहीं करते, फिलहाल नहीं करते। अब जैसे चाइनीज ने दे हैव सेड कि वी डू नॉट एक्सेप्ट लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी, या उन्होंने कहा है। तो चलिए अब आप अभी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। चाइनीज ऑल्सो एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये भी इनकी एक खासियत है इस पूरे गेम की। ठीक है। हमारे यहाँ तो पेशेंस है ही नहीं, हमारे यहाँ तो अभी बालाकोट हुआ, अभी रिजल्ट दिखाना है। यू सी हमारी बात और होती है, हम लोग तो ये है कि अभी आप साफ दिखाइए आपने क्या गेन कर लिया। इट इज नॉट विद देम। सो जब ये हासिल हो जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 जून को कि इंडिया और चाइना कहेगा, मेरी ये उम्मीद है कि देखिए अब ये ग्रे जोन है, वो ग्रे जोन होगी बिटवीन देयर क्लेम लाइन एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ 1993, और हम दोनों मिलके इस ग्रे जोन से हट जाते हैं। तो ठीक वो पहले कहेंगे इंडिया को कि साहब आप हट जाइए, तो जो छोटा मोड़ तोड़फोड़ करना है इंडिया कर देगा, उसके बाद छोटी मोड़ तोड़फोड़ उनको करनी है वो भी कर देंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये ठीक। विक्ट्री हो गई इंडिया की। हाँ, यू सी बट ठीक। एक्चुअली विक्ट्री तो वो टेबल पर हुई थी।
देखिए ये दिस इज चाइनीज, वो आपको भी इज्जत से जाने देंगे पर अपना काम करवा लेंगे। ये वो गेम चल रहा है जी। अच्छा, ये बताएं कि जो इसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर क्या हो सकता है, और खासतौर पर जिस तरह अगर हम सी पैक को देखें तो सी पैक हैज समथिंग टू डू विद दिस होल डिसीजन जो चाइनीज ने लिया है, या क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो इनकी ये जो रोड टू बीजिंग है थ्रू इस्लामाबाद, आप भी कहते होते हैं कि जो बीजिंग की तरफ जाने का रास्ता है वो इस्लामाबाद की तरफ से जाना चाहिए। और मुझे याद है कि अमेरिका में तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब वहां पे आया करते थे, तो उन्होंने भी एक दफा इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान के साथ मामला को ठीक करने का, और काफी हद तक जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी एंगेजमेंट भी होती थी। तो आप समझते हैं कि ये दिस इज द राइट अप्रोच फॉर इंडिया? देखिए, हमको हर मुल्क को अपने आइडियोलॉजी से ऊपर नेशनल इंटरेस्ट रखना चाहिए, हर मुल्क को। और उसका रीजन ये है सिंपल, अगर आप नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखेंगे देन यू कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू योर नेशन, योर पीपल कैन हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये होना चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना पोटेंशियल है ट्रेड का ही, ठीक बात है ना। अभी अब वो घूम फिर के वो सामान आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट करिएगा। हाँ अभी ये सी पैक है, सी पैक में अगर जो है किसी तरीके से अगर हमारा ट्रेड बढ़ जाता है, हम डायरेक्ट सी पैक में नहीं भी जाते, कोई और तरीके से काम हो सकता है। यू सी द आइडिया इज कि आप नेशनल इंटरेस्ट को रखिएगा। इस समय हिंदुस्तान दो एनिमीज के साथ नहीं लड़ सकता। हमारे जो बजट्स हैं उस बजट से हम नहीं लड़ सकते हैं। ठीक बात एक ऐसे मुल्क चाइना के साथ जिसका बजट 3 गुना है हमसे, और जो पिछले 10 साल से पैसा लगा रहे हैं इतना, उनका तो हमेशा 10% होता था ऑफ द जीडीपी। दैट्स अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी जो डिफेंस में डाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब हाउ डू यू कैच अप विद दैट? इसलिए बेहतर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि साहब हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, हमारी पार्टनरशिप हिंदुस्तान की चाइना के साथ आज नेशनल पावर देखते हुए दोनों की अनइक्वल है, ठीक है ठीक ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी हम एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक जो हमारा मुद्दा है मेरे हिसाब से, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू देम, ठीक बिकॉज द होल आइडिया शुड बी दैट कैन वी कम हाफ वे। क्या दोनों मुल्क मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों मुल्क का फायदा हो? हमें ठीक अपने बात। लोगों को देखना है, दिस इज द थिंग। ये आप अक्सर एक बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, जब बात आती है और चाइना की और पाकिस्तान की, तो आप इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर सानी, के पता चले कि इंटरऑपरेबिलिटी, और फिर ये इस इंटरऑपरेबिलिटी का इंडिया को क्यों नुकसान इतना हो सकता देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जैसे मैंने अपनी ये ड्रैगन में भी लिखा था कि पाकिस्तान किसी भी जंग में, किसी भी जंग में, चाहे 65 की हो, 71 की हो, वो कभी नहीं हारा है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान हार गया होता तो लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन ग्राउंड पे नहीं होती। है? भाई अगर हार जाता पाकिस्तान तो हम फिर ये तो हम हटा देते इसको, हम नहीं हटा पाए। इसका मतलब पाकिस्तान वेस्टर्न सेक्टर में हमेशा, अब जो उसके रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस, वो सब मैंने किताब में लिखे हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आज की डेट में ये एक मिथ है कि पाकिस्तान मिलिटरीली कमजोर है। ये मिथ है कि पाकिस्तान भी उसको परपिट्रेट कर रहा है। पाकिस्तान ही बोलता है कि साहब हम कमजोर हैं क्योंकि उनको उसमें फायदा हो रहा है बोल के कि साहब हम तो कमजोर हैं, है नहीं कमजोर वो। और इंडिया को बोल के कि साहब हम ताकतवर हैं, उनको बताना पड़ता है कि साहब हमारा साइज इतना बड़ा है, हम ताकतवर हैं, जबकि ताकतवर नहीं है। देखिए ना, ये अब क्या होगा कि जब ये चाइनीज के साथ, बिकॉज ऑफ सी पैक, चाइना के लिए सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना जो है काफी टेक्नोलॉजी, काफी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ। तो अब जैसे आपके बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, JF-17 है, तो उसमें चाइनीज ने मदद करी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसी प्लेटफॉर्म के साथ आप दोनों मिलके, PLA एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स,
शाहीन सीरीज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हर साल में एक बार शाहीन होती है सीरीज, आप करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, एक तो कॉमनैलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म हो गई कि दोनों के पास एक ही प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एक तो वो हो गया। दूसरा, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके पास प्लेटफॉर्म है किसी मुल्क का, वो स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया कि अगर चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी फिला एरिया में, नॉर्थ लद्दाख में कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि भाई दोनों जो है उन्होंने एक कंबाइंड डॉक्ट्रिन बना ली है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इसको इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जरा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे भी जरा बात हो जाए कि ये जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त हम परस्यू करते हुए देख रहे हैं इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट को, कैसी फॉरेन पॉलिसी है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये ऑटोनमस है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेजिंग की तरफ जाते हैं। ये डायकॉटमी नहीं है वेरी फैक्ट के दोनों तरफ जा रहे हैं, ना पता चलता है कि अमेरिका की तरफ है या अमेरिका की तरफ नहीं है। तो इसी डायकॉटमी की वजह से कहीं पॉलिसी में नुकसान तो नहीं आ रहा? कोई इस तरह की आप समझते तो नहीं है कोई इनहेरेंट लॉ है? नहीं, देखिए, ये तो इंडिया को खुद ही असेस करना पड़ेगा। और सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, हमारा जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है चाइना के साथ। डू वी एक्सेप्ट चाइना एज अ मेजर पावर और वी डू नॉट एक्सेप्ट एज अ मेजर पावर? क्या हम उनके साथ कंपटीशन में है, क्या हम कोऑपरेशन में है, क्या हम दोनों में है? अगर हम कहते हैं जैसे अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप है, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ टू मेजर पावर, तो उसमें कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है, देयर इज नो डाइकोटमी देयर। अब जैसे मैंने आपसे कहा, इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी पावर, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, चाइना आज बहुत आगे निकल गया है। अब अगर हम हिंदुस्तान ही कहता है कि हम भी मेजर पावर है और हम कंपटीशन और राइवलरी में है, तो सारी प्रॉब्लम वहां होती है। बिकॉज राइवलरी करने के लिए फिर हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है। देन वी हैव टू लुक फॉर पार्टनरशिप विद कंट्रीज आउटसाइड जो बड़े मुल्क हैं, मसलन अमेरिका। तो एक तरफ हम कहते हैं कि साहब हम ऑटोनॉमी में रहेंगे, हम तय करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी, दूसरी तरफ हमें उनसे मदद लेनी पड़ती है टू बैलेंस। तो जो मेजर पावर होती है, जो ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी होती है, वो बैलेंसिंग पावर नहीं होती, वो खुद अपना सब कुछ तय करती है। अगर हमें अमेरिका मदद कर रहा है तो अमेरिका भी तो कहेगा साहब हमारी इतनी बात मानिए आप, तो फिर आपकी ऑटोनॉमी कहाँ रही? तो ये तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, एंड दिस द कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ चाइना। ये जो चाइना का रैपिड राइज हुआ है इन द लास्ट डेकेड्स, वो अभी सिंक शायद नहीं कर पा रहा है हिंदुस्तान की सोच में, एक्सेप्ट नहीं कर हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सोच बहुत क्लियर है कि हम जो है, हम एक पिवट है, जियोपॉलिटिकल पिवट, हमारी ज्योग्राफी है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मिलिट्री है, हमारी स्ट्रेंथ। जो बड़ी पावर है हम पे दोस्ती करना चाहेंगे, हम खुशी से करने को तैयार हैं। वो अमेरिका से भी कर रहे हैं, चाइना से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, रशिया से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। सो यू सी, इट सूट्स देम। वो ये नहीं कह रहे कि हमारी ऑटोनॉमी है ना जी। तो ये एक बेसिकली एक डाइकोटमी आ गई है सोच में। ठीक है। अच्छा प्रवीण भाई, ये एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इक्तदार अवाम साहब देख रहे हैं कि इज इंडिया लूजिंग स्टेट ऑब्लिक मॉरल अथॉरिटी ओवर ऑल द स्टेट्स नॉर्थ ऑफ चिकन नेक कॉरिडोर? ये नॉर्थ ऑफ चिकन नेक कॉरिडोर कौन सी हुई स्टेट्स? ये पता नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये चाह रहे होंगे कि ये जरा चिकन नेक जो वो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं शायद। क्योंकि जो चिकन नेक है उसको इसलिए चिकन नेक बोलते हैं क्योंकि वो मेनलैंड हिंदुस्तान को जोड़ता है एज अ नेक। जैसे मुर्गे की होगी गर्दन होगी, उस तरह जोड़ता है विद आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो देखिए, ये सवाल मुझे इनका समझ में आया नहीं है। मॉरल अथॉरिटी कैसे हम उसमें खो रहे हैं? आई एम नॉट ऑनेस्टली वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू नो।
ठीक है, तो अगर वो चाहे एक्सप्लेन, वी कैन डू इट। लेकिन अब मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कब तक स्टैंड ऑफ जो है ये खत्म हो जाएगा और बैक टू सिचुएशन जो है वो हम देखने के काबिल हो सकेंगे और टेंशन खत्म हो सकेगी, ताकि ये पूरा रीजन जो है टेंशन फ्री होगा थोड़ा सा? देखिए, मेरी असेसमेंट ये है, अगर वो टॉक्स ठीक चल रही हैं एट द डिप्लोमेटिक लेवल, और मेरी असेसमेंट ये है कि वो ठीक चल रही हैं, अगर वो ठीक चल रही हैं तो ये 6 तारीख की जो मीटिंग है, ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, ये कामयाब होनी चाहिए। ये अगर कामयाब हो जाती है तो फिर तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, दोनों जो है फोर्सेस, जो ग्रे जोन में आपसे कह रहा था, वो दोनों उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो चाइनीज ने करना था वो कर चुके हैं। अब इसको और प्रोलॉन्ग, उनका कोई ज्यादा लड़ाई करने का नहीं है, वो काम हो चुका है। तो अब इंडिया को वो थोड़ा बहुत रूम देंगे टू ऑल्सो क्लेम कि हम साहब इतने हम नहीं गिरे हैं। तो क्या बट इन एक्चुअली टॉक्स के बाद आप समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे भी आ सकता है पॉजिटिव? देखिए, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वो मैं नहीं देख रहा हूं वैसे, क्योंकि अभी बहुत सारे मसले हैं विच आर बायलैटरल। ठीक ठीक। आई डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएटली दैट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम मान जाएंगे, हिंदुस्तान मान जाएगा कि साहब हम रिवोक कर देते हैं, और नीदर विल द चाइनीज इंसिस्ट। चाइनीज के इस समय बड़े बड़े मसले ये हैं कि हमने कुछ पिछले 1 साल के अंदर उनकी कंपनीज को ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है हिंदुस्तान में। ठीक बात। उनके वो मसले हैं कि साहब अब वो उठाइएगा, बिकॉज वी वांट ट्रेड, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप बेल्ट एंड रोड में नहीं आना चाहते हैं तो कम से कम अभी आज की डेट में हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है, दैट इज $40 बिलियन, विच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक बात। हम अमेरिका तो है नहीं, तो इसलिए वो अभी चाहेंगे कि जो बाइलैटरल इशूज है वो रिजॉल्व हो जाए, फिर अगली बार जो है, फिर अगली बार फिर कुछ कर लेंगे। ताकतवर और होशियार होता है वो तो कभी भी कुछ कर सकता है। ठीक तो है। अभी दे आर नॉट हियर टू ह्यूमिलिएट इंडिया, जिसको इंडिया कोशिश कर रहा है हमारे एनालिस्ट ये बता के कि ईदर इट इज ह्यूमिलिएशन और इट इज विक्ट्री। सी, दिस इज व्हाट आई सेड, ऑलवेज सीइंग थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज नॉट द वे दे आर सीइंग इट एट ऑल। ठीक ठीक। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनी, आपका टाइम इतना कीमती था, आपने टाइम दिया, और बहुत बहुत हमारी ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी JNN ऑर्गेनाइजेशन है, उस हवाले से भी, और मैं पर्सनल बिहाफ पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो काम आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजिक माइंड्स इन इंडिया, बल्कि मैं मेरे से अगर पूछे तो मैं समझता हूँ कि पूरे रीजन में यू आर वन ऑफ द बेस्ट, और thank you very much for your, yeah, thank you for your compliment, and it was a pleasure being on your show. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.